इफ्तिखाराबाद के अब्दुल रशीद को कानपुर की एक टैनरी में नौकरी मिल गई थी। कुछ सालों बाद उन्होंने कानपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके राजीवनग में जमीन खरीदकर अपना छोटा सा मकान बना लिया और परिवार के साथ उसी में रहने लगे। कालांतर में उनके 7 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटे थे और 4 बेटियां। वक्त के साथ उनके सभी बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने 2 बड़ी बेटियों की शादी कर दी। कई साल पहले अब्दुल रशीद की शरीके हयात का इंतकाल हो गया तो वह टैनरी की नौकरी छोड़कर छोटे बेटे अतीक अहमद के साथ बेल्ट बनाने का काम करने लगे। उनके दोनों बड़े बेटों रईस अहमद और अनीस अहमद ने अपनी मर्जी से शादियां कर ली थीं और अलग मकान लेकर रहने लगे थे। अब अब्दुल रशीद के घर में 4 ही लोग बचे थे, वह, उनकी 2 बेटियां शमीम बानो और आफरीन और छोटा बेटा अतीक अहमद। शमीम और आफरीन दोनों ही जवान थीं, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते उनकी शादियां नहीं हो पा रही थीं। अब्दुल रशीद और अतीक सुबह को काम पर निकल जाते थे तो फिर दिन छिपने के बाद ही घर लौटकर आते थे। शमीम और आफरीन दिन भर घर में अकेली रहती थीं। उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। खाली रहने की वजह से शमीम की दोस्ती रुबीना नाम की एक युवती से हो गई। रुबीना ने 5 साल पहले अपनी पसंद के एक युवक से शादी की थी। इसमें उसके घर वालों की सहमति भी शामिल थी, लेकिन शादी के बाद रुबीना एक बार ससुराल जाने के बाद दोबारा नहीं गई। नतीजतन उसका तलाक हो गया। इसके कुछ दिनों बाद रुबीना ने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसकी पहले से ही 2 बीवियां थीं। इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। उस आदमी की दोनों बीवियों ने भी रुबीना को जमकर लताड़ा और गाली गलौज की। उन्होंने अपने पति को भी चेतावनी दी। फलस्वरूप रुबीना को उस आदमी का भी साथ छोड़ना पड़ा। इस तरह रुबीना एक बार फिर अकेली रह गई। अब तक उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने भाई शाहिद और भाभी जरीना के साथ राजीवनग में ही रह रही थी। भैया भाभी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, वह पूरी तरह आज़ाद थी। रुबीना जैसा ही हाल शमीम बानो का भी था। उसके 2 भाई अपनी पत्नियों के साथ अलग रहते थे। पिता और छोटा भाई सुबह काम पर चले जाते थे तो फिर रात में ही लौटते थे। उनके जाने के बाद शमीम पूरी तरह आज़ाद हो जाती थी, यानी अपनी मर्जी की मालिक। एक ही मोहल्ले में रहने और एक जैसी आदतों की वजह से दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ घूमने लगी। शमीम खूबसूरत थी, उस पर मोहल्ले के कई लड़कों की निगाहें जमी थीं, जिनमें एक उसके चाचा वहीद का बेटा सिद्दीक भी था। करीबी रिश्तेदार होने की वजह शमीम और सिद्दीक के बीच नजदीकी संबंध बन गए। फिर जल्दी ही ऐसा समय भी आया जब दोनों एक दूसरे को तनमन से समर्पित हो गए। इधर बड़ी बहन शमीम चाचा के लड़के सिद्दीक से इश्क लड़ा रही थी तो उधर छोटी आफरीन भी 22 की हो चुकी थी। आफरीन शमीम से ज्यादा खूबसूरत भी थी और स्मार्ट भी। सिद्दीक यूं तो आफरीन को बचपन से देखता आया था, लेकिन शमीम से शारीरिक संबंध बनने के बाद उसका आफरीन को देखने का भी नजरिया बदल गया था। वह शमीम से ज्यादा आफरीन में दिलचस्पी लेने लगा। शमीम को हालांकि यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। सिद्दीक से मोहभंग हुआ तो शमीम अपनी दोस्त रुबीना के और भी ज्यादा करीब आ गई। इसके बाद दोनों कानपुर के ही नहीं बल्कि दिल्ली तक के चक्कर लगाने लगी। शमीम के पैर क्योंकि पहले ही घर से बाहर निकल चुके थे, इसलिए अब्दुल रशीद चाहकर भी उस पर पाबंदी नहीं लगा सके। जब उसका मन होता रुबीना के साथ चली जाती और जब मन होता घर लौट आती। पिछले साल शमीम जब ईद के दिन दिल्ली चली गई तो अब्दुल रशीद को बहुत बुरा लगा। वह वापस लौटी तो उन्होंने उसे डांटा फटकारा भी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। शमीम के बाहर चली जाने के बाद आफरीन घर में अकेली रह जाती थी। इसका फायदा उठाया सिद्दीक ने। वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय आफरीन के साथ गुजारने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि प्यार के नाम पर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसी बीच शमीम एक बार रुबीना के साथ दिल्ली गई तो उसने लौटकर बताया कि रुबीना दिल्ली के एक युवक से उसकी शादी की बात चला रही है। उस युवक का वह फोटो भी साथ लाई थी। घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करता। वैसे भी सभी चाहते थे कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। दिल्ली से लौटने के बाद शमीम का अधिकतर समय फोन पर बतियाने में बीतने लगा। वह आफरीन से बताती थी कि वह उसी युवक से बातें करती है जिससे शादी करेगी। जब से शमीम का दिल्ली वाले लड़के से चक्कर चला था, वह ज्यादातर घर में ही रहने लगी थी। इससे आफरीन को परेशानी होती थी क्योंकि वह सिद्दीक से नहीं मिल पाती थी। ये देखकर उसने अपने इस प्रेमी से घर के बाहर मिलना शुरू कर दिया।
जब ये बात शमीम को पता चली कि उसका पूर्व प्रेमी उसकी छोटी बहन के साथ इश्क लड़ा रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने आफरीन को समझाने की कोशिश की कि वह सिद्दीक के चक्कर में न पड़े, क्योंकि वह अच्छा लड़का नहीं है। शमीम आफरीन से कई साल बड़ी थी, तजुर्बेकार भी थी। वह जानती थी कि सिद्दीक आफरीन का फायदा उठाकर उसे किनारे लगा देगा, इसलिए वह कोशिश करने लगी कि वे दोनों न मिल पाएं। लेकिन ये बात आफरीन को बुरी लगती थी और सिद्दीक को भी। इसकी एक वजह यह थी कि शमीम अपने मामले में हमेशा से आज़ाद रही थी, जबकि वह उन दोनों पर पाबंदी लगाना चाहती थी। 11 दिसंबर 2013 को अब्दुल रशीद और अतीक सुबह को अपने काम पर चले गए। शमीम और आफरीन घर में अकेली रह गईं। उस दिन शमीम के बड़े भाई की पत्नी जरीना ने खीर बनाई थी। शाम को 6 बजे वह एक कटोरे में खीर लेकर शमीम को देने आई। दरवाजा शमीम की जगह आफरीन ने खोला। वह जरीना को देखते ही घबराई सी बोली, भाभी अंदर आओ, देखो अप्पी को पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने उनका गला काट दिया है, लगता है मर गई हैं। जरीना उस वक्त मुख्य दरवाजे की दहलीज पर खड़ी थी। आफरीन की बात सुनकर वह 2 कदम पीछे हट गई। उसने सहमते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होऊंगी, मोहल्ले के लोगों को बुला लो। आफरीन ने यह बात सामने पान की गुमटी पर बैठने वाले व्यक्ति को बताई, लेकिन उसने भी अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। अलबत्ता उसने यह बात आसपास के लोगों को जरूर बता दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। अब्दुल रशीद के घर के सामने तमाम लोग जमा हो गए, लेकिन डर की वजह से कोई भी अंदर नहीं गया। इसी बीच किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। शमीम और आफरीन की बड़ी बहन तहसीन और दूसरे भाई की पत्नी भी उसी मोहल्ले में रहती थीं। खबर मिलते ही वे दोनों भी आ गईं। हिम्मत करके बड़ी बहन और भाभी अंदर गईं। अंदर शमीम की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। वे उसे देखते ही रोने लगीं। जरा सी देर में कोहराम मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही यशोदा नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज जयवीर सिंह अपने सहयोगियों कांस्टेबल राम नारायण, आजाद, शिव प्रताप यादव, रामलखन और राजेश सिंह के साथ घटनास्थल पर आ गए। घटनास्थल की स्थिति देखने के बाद जयवीर सिंह ने इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। राजीवनगर केएफ ब्लॉक में एक युवती का कत्ल हो गया है, ये पता चलते ही थाना नौबस्ता के प्रभारी आलोक कुमार यादव, कांस्टेबल सुमित नारायण यादव, नीरज कुमार यादव, रंजीत सिंह यादव, देवेश कुमार आदि के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो शमीम तख्त के ऊपर बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके गले से काफी मात्रा में खून रिसा था, जिससे बिस्तर गीला हो गया था। बिस्तर पर बिछी चादर के एक कोने पर संभवतः हत्यारे ने अपने खून सने हाथ पोंछे थे। वहां भी काफी खून लगा हुआ था। अभी थाना प्रभारी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सीओ रोहित मिश्र फॉरेंसिक टीम के साथ आ पहुंचे। पुलिस ने नंबर पूछकर शमीम के पिता को इस घटना की खबर देनी चाहिए, तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला। आफरीन कुछ नहीं बता पा रही थी, इसलिए पुलिस घर के मुखिया अब्दुल रशीद के आने का इंतजार करने लगी। अब्दुल रशीद रात 9 बजे अपने बेटे अतीक के साथ घर लौटे तो दरवाजे पर पुलिस की जीप और पुलिस वालों को खड़ा देख परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि उनके घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है। उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वह गश खाकर गिरते गिरते बचे। 3-4 लोगों ने मिलकर उन्हें जैसे तैसे संभाला। अब्दुल रशीद से भी कोई महत्वपूर्ण बात पता नहीं चली, तो थाना प्रभारी आलोक कुमार यादव ने प्राथमिक कार्रवाई पूरी करके मृतका शमीम की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके साथ ही अब्दुल रशीद की तहरीर पर भादमवी की धारा 302,201 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अब्दुल रशीद ने पुलिस को बताया कि दिल्ली में रहने वाले सिराज के साथ शमीम के प्रेम संबंध थे, जबकि वह उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे। उन्होंने उसकी शादी भी तय कर दी थी। इस पर सिराज ने धमकी दी थी कि अगर शमीम की शादी कहीं और की तो उसे जान से मार देगा। अब्दुल रशीद ने यह भी बताया कि सिराज से शमीम की जान पहचान रुबीना ने ही कराई थी। आफरीन ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि दोपहर 2 बजे शमीम के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। फोन पर बात करने के बाद शमीम ने उससे कहा था कि कोई उससे मिलने आ रहा है, इसलिए वह कुछ समय के लिए घर से बाहर चली जाए और उसके सामने न पड़े, क्योंकि उसकी नज़र अगर उस पर पड़ गई तो वह उसे पसंद कर लेगा। आफरीन ने आगे बताया कि पहले तो वह घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब शमीम ने आने वाले की एक फ़ोटो दिखाई तो वह मान गई
और घर से निकलकर अंबेडकर पार्क की तरफ चली गई। उस वक्त शमीम भी उसके साथ थी, क्योंकि आने वाले ने उसे अंबेडकर मूर्ति के पास मिलने को कहा था। ये 3:30 बजे की बात है। आफरीन के अनुसार वह अंबेडकर पार्क के पास से होते हुए घर के पीछे वाली गली में चली गई थी और वहीं बैठकर बहन के फोन का इंतजार करने लगी थी। अगले 3 घंटे उसने वहीं बिताए और जब 6 बजने को आए और अंधेरा छाने लगा तो वह वहां से उठकर घर लौट आई। उस समय घर का दरवाजा उल्टा हुआ था। वह अंदर पहुंची तो उसने शमीम को खून से लथपथ मरा हुआ पाया। ये सब बताने के बाद आफरीन कमरे में गई और एक तस्वीर थाना प्रभारी को देते हुए कहा कि शमीम से यही लड़का मिलने आने वाला था। उसने यही फोटो उसे दिखाई थी। थाना प्रभारी ने फोटो को गौर से देखा। वह किसी 16-17 साल के लड़के की फोटो थी। उस फोटो को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह हत्यारा हो सकता है। दूसरी बात यह भी थी कि उस लड़के का नाम पता किसी को मालूम नहीं था। ऐसे में उसे तलाश करना आसान नहीं था। जिस जगह शमीम बानो का कत्ल हुआ था वहां घनी आबादी थी। शमीम का गला तो रेता ही गया था, उसके हाथ की अंगुली भी कटी हुई थी। इसका मतलब था कि मृतका का हत्यारों से संघर्ष हुआ था और उसी की वजह से उसकी अंगुली कटी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इसके बावजूद किसी ने शोर शराबे की आवाज नहीं सुनी थी। शमीम की हत्या किसने और क्यों की, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस ने इस मुद्दे पर गहराई से सोचा तो उसकी निगाह रुबीना पर गई, क्योंकि शमीम और रुबीना की अच्छी दोस्ती थी। उसी ने उसे दिल्ली के किसी लड़के से मिलवाया था। पुलिस ने इस पहलू पर भी गौर किया कि कहीं रुबीना कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चलाती है, क्योंकि उस स्थिति में उसके रैकेट में शमीम के भी शामिल होने की संभावना हो सकती थी। साथ ही यह भी कि लेन देन के किसी विवाद की वजह से शमीम की हत्या हो सकती थी। शमीम की हत्या के मामले में कई दिनों तक अटकलों का बाजार गर्म रहा। जितने मुंह उतनी बातें। पुलिस ने रुबीना से भी पूछताछ की, लेकिन रुबीना और शमीम की भाभी जरीना ने जो बयान दिए उसने आफरीन को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। रुबीना ने बताया कि आफरीन अपने चचेरे भाई सिद्दीक से प्यार करती थी। एक बार वह घर से 50,000 रुपए लेकर सिद्दीक के साथ भाग भी चुकी है। वह सिद्दीक से शादी करना चाहती थी, लेकिन शमीम मना करती थी। उसका कहना था कि सिद्दीक एक तो कुछ कमाता नहीं है, ऊपर से लोफर लंपट स्वभाव का है। रुबीना की भाभी जरीना ने बताया कि वह 4 बजे के आसपास शमीम के घर अपना सब्जी वाला डोंगा लेने गई थी। तब आफरीन घर में ही थी और उसने दरवाजा नहीं खोला था। इस पर जरीना ने खिसिया कर कहा था कि कोई अंदर है क्या जो तू दरवाजा नहीं खोल रही है। जवाब में आफरीन ने कहा था कि अप्पी घर में नहीं है, वह गेट नहीं खोलेगी। जरीना ने अपना डोंगा मांगा तो उसने गेट के ऊपर से उसका डोंगा थमा दिया। डोंगा लेकर वह अपने घर लौट आई थी। शाम 6 बजे के करीब जब जरीना खीर लेकर गई तो आफरीन ने दरवाजा खोल दिया और खीर लेने के बाद बोली, भाभी मेरी अप्पी को देख लो, किसी ने उसका गला काट दिया है। जरीना और रुबीना के इस बयान के बाद शक की सुई आफरीन की तरफ घूम गई। सच्चाई की तह तक जाने के लिए पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो पता चला कि आफरीन 4:30 बजे अपने घर से निकलकर सामने वाली पान की गुमटी पर आई थी और उसने वहां से पान मसाला और सिगरेट लिया था। दुकानदार ने उससे पूछा भी था कि क्या कोई आया है। इस पर उसने बताया था कि कुछ मेहमान आए हैं, उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। ये बातें पता चलने के बाद थाना प्रभारी आलोक कुमार ने आफरीन का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ स्पष्ट कर दें कि शमीम के पिता अब्दुल रशीद इस मामले में सिराज को दोषी ठहरा रहे थे और वह उस तस्वीर को सिराज की बता रहे थे जो आफरीन ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने वह तस्वीर रुबीना सहित मोहल्ले के कई लोगों को दिखाई, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं पहचाना। लोगों ने बताया कि तस्वीर वाले लड़के को न तो कभी शमीम के घर पर देखा गया था और न ही वह कभी उसे मोहल्ले में दिखाई दिया था। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शमीम का शव सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी ओर पुलिस सिराज की तलाश में तो लगी ही थी, साथ ही उसने आफरीन और शमीम के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली थी। आफरीन की कॉल डिटेल्स में एक नंबर पर बहुत ज्यादा बातें हुई थीं। पुलिस ने उस नंबर का पता किया तो वह सिद्दीक का निकला। तीसरे दिन शमीम का तीजा होने के बाद देर रात को पुलिस ने आफरीन, उसके पिता अब्दुल रशीद और भाई अतीक को उठा लिया। थाने में तीनों से बारी बारी से लंबी पूछताछ की गई। अंततः पुलिस के सवालों से घबराकर आफरीन टूट गई। उसने अपने बयान में बताया कि कुछ दिनों पहले शमीम के संबंध सिद्दीक से थे। बाद में सिद्दीक को शमीम की जगह उससे प्यार हो गया था।
शमीम उन दोनों के प्यार में रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए सिद्दीक के साथ मिलकर बहन की हत्या करने की योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक सिद्दीक 11 दिसंबर 2013 को बाजार से 3 पैकेट बिरयानी लेकर आया। उसने एक पैकेट में पहले ही नशीली दवा मिला दी थी। नशीले पदार्थ वाली बिरयानी उन्होंने शमीम को दे दी और एक एक पैकेट दोनों ने ले लिए। बिरयानी खाने के बाद शमीम अर्धबेहोशी में चली गई। उसके हाथ पैर उसके वश में नहीं रहे। ये देख सिद्दीक और आफरीन ने मिलकर उसका गला रेत दिया। शमीम पर दवा का इतना ज्यादा असर था कि वह चीख भी नहीं सकी। अर्धबेहोशी के उसी आलम में उसने अपने हाथ चलाकर बचाने की कोशिश की थी, जिससे उसके हाथ की अंगुली में जख्म आ गया था। शमीम के मरने के बाद सिद्दीक बाहर निकलने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार करता रहा। जब सूरज छिप गया और अंधेरा घिर आया तो वह चुपचाप बाहर निकल गया। आफरीन के इस बयान के बाद पुलिस ने देर रात सिद्दीक को उसके घर इफ्तिखाराबाद से गिरफ्तार कर लिया और आफरीन